हेलो दोस्तों। हम लोग आज सामाजिक विज्ञान के और कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के आते हैं उसको भी मैंने लिया है। तो हम उसको आज चलिए करते हैं और समय को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि बहुदलीय व्यवस्था में जो उनके बारे में आपको बहुदलीय व्यवस्था के बारे में संक्षेप से बताना है कि आखिर ये क्या है। बहुदलीय व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है कि जिसमें एक देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती है। जिस पार्टी को जनता पर बहुमत प्राप्त होता है वो सत्ता में आ जाती है। ये तो नॉर्मल सा बात है। किसी एक पार्टी के बहुमत नहीं रहने की स्थिति में लगभग एक समान विचारधारा रखने वाली पार्टियां आपस में क्या करती है, गठबंधन कर लेती है कि भैया ऐसा ऐसा बात है, आप साथ में आके करो। ठीक है। और कभी कभी अलग विचारधारा भी दल भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही विचारधारा का, तो चलिए अलग अलग विचारधारा भी हैं, फिर भी गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, लंबे समय तक सरकार क्या होता है, चलाना पाना मुश्किल होता है। भैया आप ही अगर मैं होंगे कि जब दोनों अलग अलग राय पे चल रहे होंगे, ये इधर सोच रहा है ये इधर सोच रहा था, क्या होगा, टकरार हो गई। इसलिए दोनों दल पहले से ही अपने अपने अधिकार क्षेत्र निर्धारित करते हैं। और भारत में ही बहुदलीय व्यवस्था है, ये तो हमेशा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि हर जगह। अब बाकी देशों में ऐसा नहीं है, सिर्फ भारत में ही हमारा ऐसा होता है। ठीक है। कि यहाँ पे जैसे दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने लिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किन्हीं दो चुनौतियाँ मेन वो है, उन पर हमको चर्चा करना है, या ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो हम वो दो चुनौतियों को देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की चुनौतियाँ कई हैं, जिसमें सामाजिक असमानताएं हैं, आर्थिक भी है, भैया भ्रष्टाचार भी है, शिक्षा का अभाव भी है, मतदान का दुरुपयोग भी होता है, राजनीतिक दल की समस्या है, संप्रदाय जातिवाद क्षेत्रवाद ये सब तो होते ही हैं, हिंसा अपराधीकरण, जनसंख्या का वृद्धि, भ्रष्टाचार। ये सॉरी, ये मैंने 2 बार लिख दिया है तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। क्या सही है? एक सेकेंड, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक में कभी कभी आ जाता है, तो जिसकी वजह से ये मैं इसे मिटा ही देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा एक सेकेंड रुकिएगा। इसके लिए एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें से पूरा यहाँ तक का बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। कि यहाँ पर मेन हमारा जो पॉइंट है, ये मैंने इस पॉइंट को हटा दिया। ठीक है। इतना हमारा जनसंख्या वृद्धि ये हमारा है। ठीक है। अब चलते हम लोग हैं कि इसमें मेन जो है, कोई भी दो हमने इतना पॉइंट बताया, इसमें से हम कोई दो हमको बोला गया है तो हम वो किसी एक दो पे बात कर लेते हैं कि वो दोनों पे कैसा कैसा बात होता है। जैसे यदि हम पहला पॉइंट को एक ले लें कि सामाजिक असमानताएं क्या होती है, कि हमको पता है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानताएं जरूरी है। सबको एक बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया उसको कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा मिल रहा है, वो गरीब है तो ज़्यादा मिल रहा है। जाति के है, धर्म है, ऊंच नीच का भेदभाव, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है, समाज में लोग क्या होगा, असहयोग का भाव हो जाएगा। वो उसकी बात को नहीं सुनेगा, वो उसकी नहीं। तो समाज में सभी लोग अपनी भलाई पर विशेष ध्यान देते हैं, जिस वजह से सामाजिक में असमानताएं बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं। दूसरा, मतदान का दुरुपयोग। भारतीय प्रजातंत्र में भारतीय जनता मतदान के महत्व को समझ नहीं पाती है। अतः वे क्या करते, अपने मतदान का दुरुपयोग करते। बूथ पर छापेमारी या असामाजिक तत्व का उपद्रव के कारण लोग अपना मतदान ठीक से नहीं कर पाते हैं, कि भैया वहाँ पर दबाव उन पर डाला जाता है कि तुमको इन्हीं को देना, इन्हीं को देना है। और थोड़े लालच भी दिया जाता है कि भैया जब तक मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो आपको पैसा देंगे या तो आप पे क्या मारपीट करेंगे। ये चीज़ होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो बोला गया, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है। सिंपल सा आप भी समझ रहे होंगे कि कृषि आधारित उद्योग होगा तो कच्चा माल कृषि से ही मिलता है, जबकि खनिज में क्या होता है, खनिज वाले जो उद्योग होंगे वो कच्चा माल को खनिज से मिलता है। कृषि आधारित उद्योग में वनस्पति जंतु पर आधारित होते हैं, वहीं खनिज वाले क्या होते हैं, खनिज अयस्कों पर का इस्तेमाल करके उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। कृषि आधारित उद्योग का यहाँ पर अब आपको मैं उदाहरण में समझाता हूँ। जैसे सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग, जो चर्म मतलब हो गया कि लेदर वाला जैसे लोग हैं, डेयरी उद्योग, खाद्यान्न उद्योग,
राइस मिल, पोहा मिल, ये सब है, तेल मिल एक्सेट्रा और भी। खनिज वाले उद्योग में लोहा इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, भारी मशीन, टाइल्स, मार्बल, चूना, ईंट, ये सब भी आते हैं। और यदि हम कुछ कृषि उद्योग में कुछ और बातें के बारे में बताएं तो कृषि आधारित उद्योग में आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार देते हैं, क्योंकि कृषि भैया किसान लोग तो वहीं पर देंगे। कृषि आधारित उद्योग में कृषि उत्पादन का प्रसंस्करण किया जाता है। दूसरा, कृषि आधारित उद्योग में कृषि उत्पाद का संग्रहण किया जाता है कि भैया उनको बचाना है, उनको कैसे आगे बढ़ाने का काम, ये होता है कृषि आधारित उद्योग में। दूसरा, खनिज आधारित उद्योग में क्या होगा कि ये प्राथमिक उद्योग होंगे, कि खनिज आधारित उद्योग जो है ये प्राथमिक उद्योग है। और दूसरा बात, ये अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा इस का सबसे बड़ा, ये मैं बोलूँगा तो इस जो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन है उसमें सबसे 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 ज़्यादा, जितना भी आप उसको स्टार दे सकते, बेबी आई जो भी बोल सकते, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी यहाँ एक स्टार तो ज़रूर दूंगा। ठीक है, ये एक स्टार मार्क्स चलिए। ठीक है, कम से कम एक स्टार तो बनता ही है क्या? एक सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि थोड़ा सा तो उस पर बनता है ही। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आप जानते होंगे जलियांवाला बाग। ठीक है, ये एक कहने तुम्हें हम लोग लगता है अरे कुछ नहीं, लेकिन ये जो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड जगह पर हुआ था। ये अमृतसर में जलियांवाला बाग जगह, वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए थे। और क्या किया गया था, उन लोगों को ऐसा लगा था कि किसी भी तरह का भीड़ वहाँ लगाना नहीं है। ठीक है, तो जिस वजह से यहाँ पर कहा गया था कि इस घटना को ब्रिटिश के जो फौज में जो थे जनरल डायर, उन्होंने क्या किया, अपने सिपाहियों को बोलकर निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग, हजारों लोग किए। ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा डेटा है जो आपको मिलता है, बहुत सारा ऐसा डेटा नहीं भी मिलता, लेकिन हजारों लोग मरे हैं, लाखों लोग मतलब घायल बहुत ज़्यादा हुए हैं, मरे भी। इसकी घटना पे हम जो बताएं कि आखिर ये हुआ क्यों, तो सबसे पहला बात था रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही ये प्रदर्शन के दौरान हुई थी। एक्चुअल में यदि बताऊं तो वहाँ पर जलियांवाला बाग में बैसाख का वो समय था, वहाँ पर बैसाखी मनाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर लोग जो जितने भी ये जो ब्रिटिश के थे उन लोग को ऐसा लगा कि लोग जुटे हैं और हमारे खिलाफ, ये जो रोलैक्ट एक्ट हमारा था उनके खिलाफ प्रदर्शन के लिए हैं। जिसमें जो जनरल डायर थे, जिसको रेगनाल्ड एडवर्ड डायर जिनका पूरा नाम है, उनको लगा कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इन लोग को कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने बिना सोचे समझे क्या किया, अंधाधुंध। इस घटना में करीबन ऐसा डेटा दिया हुआ है कि 400 से अधिक लोग और 2000 लोग से भी ज़्यादा घायल हुए हैं। इस घटना का याद में जलियांवाला बाग स्मारक भी बनाया गया। ठीक है, इस घटना में भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों को खराब किया गया। 1920 और 22 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, इसके वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। इस घटना के वजह से यूनाइटेड किंगडम के इरादे आम भारतीयों की जनता का विश्वास टूट गया। और इस घटना की निंदा यूनाइटेड किंगडम के सचिव ने की थी, कि उन्होंने भी बताया कि भैया यूके के जो थे, उन्होंने भी बताया कि ये बहुत खतरनाक, इस तरह का निंदा होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। ये जो 13 अप्रैल का, इसलिए ये 13 अप्रैल 1919 का डेट को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ठीक है, वरना इसको एग्ज़ाम से जाने से पहले एकदम ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख लिया एक क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या समझते हैं? यह ब्रेटन वुड्स समझौता तो वो 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। इसका उद्देश्य था मेन कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखना। इसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं तथा मौद्रिक व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया है, इसकी व्यवस्था के से। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा उतना ज़्यादा हमको कुछ सोचना नहीं, बस आराम से, मेरे को इसमें कुछ समझाने का उतना तो नहीं है, खाली सिर्फ आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है,
इसमें बोला गया है कि भारत में लौ अयस्क में किन्हीं 3 विवरण क्षेत्र जो लौ अयस्क के बारे में, लौ अयस्क हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लौ अयस्क में यहाँ पर देखा जाए तो पहला झारखंड में लौ अयस्क मिलता है। फिर ये चंद्रपुर, दुर्ग बस्तर उड़ीसा में, बल्लारी चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु या तुमलुरु बेल्ट में, ये सब में ज़्यादा में लौ अयस्क मिलता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया है कि ऋण के किन्हीं 3 शर्तों को उल्लेख करें। भैया जब आप ऋण किसी से लेते हैं तो ऐसे फ्री पॉकेट में तो ऋण लेने का, उनके साथ लगेंगे भैया कि आपको कुछ 3 शर्त हैं। पहला तो उन पर चलता ब्याज का दर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दूसरा ऋण की अवधि कि कितने समय के लिए भैया ऋण लोगे, और उसमें ज़रूरी कागजात कि ऐसे नहीं कोई किसी को भी आएंगे और किसी को भी ऋण लेने दे देगा, वैसे वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ऋण ब्याज दर किसी भी ऋण का क्या जमा राशि में मिलने वाला क्या है, प्रतिशत है। दूसरा ऋण की अवधि यानी वह समय जब तक ऋण की किस्तें चुकाई जाती है, और ऋण लेने के लिए उधारकर्ता के पास क्या होना चाहिए, जरूरी कागजात होने चाहिए। एकदम सिंपल सा है, एकदम आसानी से। यदि आप एग्जाम से जाने से पहले यदि मेरे इस छोटे से वीडियो को आप आसानी से देख लेते हो ना, तो मुझे लगता है कि आपका 3 नंबर तो कुछ ना कुछ तो पक्का जरूर होगा। कुछ ना कुछ क्या है, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना तो पक्का है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से देखने ज़रूर मिल जाए, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सिर्फ अपना भलाई करने से तो फ़ायदा नहीं होगा कुछ, हम लोग का भी भलाई कीजिए, हमारे सब्सक्राइबर को भी बढ़ाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन को चलते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं के की किस प्रकार मदद करता है, 3 तरीके का उल्लेख करें। उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें मैंने 3 उठाए हैं। पहला, वे उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालत में मामला दायर करने के लिए मार्गदर्शन करता है कि भैया आप किसी भी चीज़ को जागो ग्राहक जागो, ये स्लोगन सुने होंगे, तो ये आपको काम के लिए, यदि आपके साथ कुछ गलत हो रही है तो आप उसको आसानी से उपभोक्ता अदालत में आप लेके जा सकते हैं। दूसरा, कई अवसर पर वे उपभोक्ता अदालत में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व भी करती है। और दूसरा बोला जाए तो वे लोगों को जागरूकता भी प्रदान करती है। समझे, एकदम था, एकदम इम्पॉर्टेंट है। आप आसानी से इसको एक बार, और यदि कोई वीडियो में ना समझ में आए तो 1 बार से 2 बार कर लीजिए, आसानी से समझ में आए। और यदि आपके पास इससे ज़रूरी कोई नोट्स भी होंगे तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए बस, ठीक है। तो यदि कोई दिक्कत हो तो हमारे वीडियो को दोबारा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।